संविधान क्यों और कैसे, मतलब संविधान की जरूरत हमें क्यों है। ठीक है, संविधान की हमको जरूरत क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। जैसे कई बार आपके सामने भी ये सवाल हो सकता है नॉर्मल तरीके से कि शासन व्यवस्था तो पहले भी चल रही थी सही ढंग से, बाद में एक एक ऐसा क्या हुआ कि लोगों को संविधान की जरूरत महसूस होने लग गई। जैसे राजे रजवाड़े थे, तो राजे रजवाड़े के समय में भी शासन चल ही रहा था ना भाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत भारत के लोगों को संविधान की जरूरत महसूस होने लग गई। क्या राजे रजवाड़े के समय की जो शासन व्यवस्था थी वो कम खराब थी, या फिर अब जो संविधान के आधार पर शासन व्यवस्था चलाई जा रही वो बड़ी अच्छी है। दोनों चीजें हैं। हम्म इसमें हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हमें पता चलेगा कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, और भारत का संविधान कैसे बनाया गया। ये सारी चीजें हम समझ लेंगे। संविधान की अगर परिभाषा देखी जाए तो सिंपल तौर पे संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है, लिखित की बात नहीं करेंगे, लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। तो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है, जिसके आधार पे किसी देश का, किसी क्षेत्र, किसी समाज, किसी समुदाय, किसी परिवार, किसी कंपनी, किसी दल की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाता है, वो संविधान है। बात समझे। चाय की दुकान पर जब आप पहुंच जाते हैं, अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, होटल पे जाते हैं, होटल पे अगर बोल दिया आपकी भैया थाली लगाना, तो पहले वो ये आके पूछता है आपसे, भैया आपकी जाति क्या है, आप किस बिरादरी से बिलोंग करते हैं, भैया आपका धर्म क्या है, कोई पूछता है आपसे। दिनचर्या वाली बात कर रहे हैं हम आपसे। आप स्कूल में जाते हैं, अपना आई कार्ड दिखा देते, कोई बोलता है ए तुम अभी इस वाली बिरादरी से, चलो पीछे हटो थोड़ा, ये तुम्हारा धर्म दूसरा है, तुम अभी हटो, इस धर्म वाले आ रहे हैं अभी इधर। ऐसा वो होता है कभी आपके साथ। चाय की दुकान पे अगर आप बैठे हैं, सबको कुर्सी मिल रही, कुर्सी आपको भी मिलेगी, तो हमारी मर्जी है कि हम कुर्सी पे बैठे, चाहे हम खड़े होकर चाय पी लें, अपना अपना मामला है। दिनचर्या में भी आप संविधान का यूज करते हैं, संविधान के आधार पर ही आप चलते हैं। बात समझे ना। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर उतने ही कठिन हैं जितना आप सोच रहे हैं। संविधान क्या करता है, तालमेल बढ़ाता है, भरोसा दिलाता है। किसका भरोसा दिलाएगा भाई। एक समाज में कई प्रकार के लोग हैं, कई जाति के, कई धर्म के, कई मान्यता वाले लोग रहते हैं। अब उस समाज में ऐसा भी होगा, कोई बहुसंख्यक आबादी वाला होगा, कोई अल्पसंख्यक आबादी वाला होगा, किसी की संख्या 100 होगी, किसी की संख्या 2 होगी। अब कैसे उस दो, जिसकी संख्या 2 है, वो कैसे ये मान ले कि ये 100 के 100 लोग जो भी कानून बना रहे हैं वो हमारे लिए भी अच्छा माना जाएगा, या हमारे लिए भी मुनासिब होगा। क्यों मानेंगे ऐसे। उनके अंदर कोई भरोसा जगाना पड़ेगा ना कि भाई आपके लिए जो इनके लिए कानून, वही आपके लिए भी है, आप इनके बराबर ही हैं, चिंता मत करिए। ऐसा कुछ होगा ना आपके पास। तो संविधान ये बताने का प्रयास करता है कि यहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी जो लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कोई हैं, सबके लिए बराबर है सब कुछ। कोई यहां अल्पसंख्यक नहीं, कोई यहां बहुसंख्यक नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। इस बात की गारंटी कौन दे रहा है, भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान में इस बात की गारंटी दी गई है, अधिकार सबके लिए बराबर है भाई, किसी के लिए कोई कम या ज्यादा नहीं है, सबके लिए बराबर है। कैसे। आप एक ऐसे बड़े समूह के सदस्य हैं, यह भी कल्पना करें कुछ समूह की कुछ विशेषताएं, मतलब उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठा है, उनमें कुछ हिंदू, मुसलमान, कुछ ईसाई, कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते होंगे, वे और आधारों पर भी भिन्न है, वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यता है, अलग अलग शौक है, सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद भी अलग अलग होती है। कुछ अमीर हैं तो कुछ गरीब भी हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान भी हैं। ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, ऐसा कोई पैमाना नहीं निश्चित किया गया। क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाना चाहिए। ये सारी चीजें। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं,
उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए? संविधान की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है। इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वो कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। बुनियादी नियम क्या है भाई? हमें उनके अपने धर्म का पालन भी करना चाहिए, दूसरे धर्म का सम्मान भी करना चाहिए, है ना? अपने अधिकार तो ठीक है, दूसरे के अधिकार भी ध्यान रखने हैं। समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे, किसका किस चीज पर अधिकार, किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है जिससे समूह के सभी सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। ठीक है, लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। मतलब संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। ठीक है, एक हो गया। इसके बाद दूसरा है निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं किसके पास होनी चाहिए? निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास होनी चाहिए? संविधान ही तय करता ना भाई। सब लोग आप अपने तरीके का नियम बना रहे, वो अपने तरीके का, वो अपने फायदे के लिए, वो अपने फायदे, सब अपने अपने फायदे के लिए नियम बनाएगा जब, तो एक देश में या एक क्षेत्र में अगर 2000 जनसंख्या 2000 लोग रह रहा है तो 2000 प्रकार का नियम बन जाएगा। फिर तो ऐसा ना किया जाए, कुछ लोगों को वहां से निर्वाचित कर लिया जाए, एक समूह बनाया जाए, फिर उनके आधार पर निर्धारित कर दिया जाए भाई ये कानून नियम रहेंगे, इनको फॉलो किया जाएगा। और उनकी बातें सब मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि उन सब को निर्वाचित करके उन्हीं लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। क्योंकि सभी को बैठा के निर्णय करना बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, एक लंबी चौड़ी जगह भी ले चाहिए होगी, समय भी जाएगा, तो बेहतर है ना उनके प्रतिनिधि वहां पहुंच जाए। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हो, ऐसी कौन सी बात जो उन्हें बुनियादी बना देती? पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। पहली बात तो यही है, आपको कौन नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग कौन नियम बनाना चाहते हैं। फिर यह कैसे तय किया जाए किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो? कौन तय करेगा ये बात? जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वह आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम ही श्रेष्ठ हैं। आपको अपनी बात अच्छी लग रही है, उनको अपनी बात अच्छी लग रही है। आपको लग रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो विकास है, सामने वाले को लग रहा है ये जो कर रहे हैं वो हमारे लिए विनाश है। कैसे तैयार होगा कोई? आपकी बात को मानने का कोई आधार, विशेष आधार तो होना चाहिए। फिर आप उनकी बात को कह रहे नहीं आपकी बात बहुत खराब है, तो आपकी बात को कैसे वो बोले नहीं आपकी बात बड़ी अच्छी है? ऐसी उम्मीद करना फिर बेकार है। अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है उसे हमें वास्तव में तय करना पड़ेगा उन नियमों को कौन बनाएगा। संविधान है उत्तर देता भाई, वो समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता। संविधान तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा? इसका उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में बात करेंगे तो राजतंत्र में कानून का निर्माण कौन करता है? राजतंत्र में राजा करता है। कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। रूस में सिर्फ एक पार्टी को यह अधिकार मिला था कानून वही पारित करे। हमने कई सारे एग्जांपल्स देख रखे हैं। चीन में एक ही पार्टी की सरकार होगी, वही अपना सारा काम करेगा, कोई भी पार्टी हो। भारत में लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये विषय इतना सरल नहीं। यदि हम मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। सबको एक साथ बुलाया जाए, कहां पर इकट्ठा किया जाए? दिल्ली में पूरी जनता, पूरे भारत की जनता को दिल्ली में इकट्ठा किया जाए, मुश्किल है। कैसे निर्णय लेगी भाई? क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करना चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे और कुल कितने प्रतिनिधि हैं? भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ, भारतीय संविधान सभा के गठन से पहले यह तय किया गया था कि हमारे यहाँ वोटिंग होगी,
10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि तैयार किया जाएगा। वो सभी प्रतिनिधि मिलकर संसद में जाके बैठेंगे, वहां पे बातचीत होगी, बहस चलेगी, लंबी चौड़ी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कई सारी समितियों के माध्यम से हम सब बहस मुबाहिसा करते करते संविधान का गठन कर देंगे। यही बात तय हुई थी। संविधान सभा का गठन इसी बेस पर हुआ और संविधान इसी के आधार पर तैयार भी किया गया। यह तरीका भी अच्छा ही है, क्योंकि इस मामले में, इस वाले प्रक्रिया में देश के हर एक कोने कोने में रहने वाले व्यक्ति ने अपने प्रतिनिधियों को भेज रखा था। सबको इस बात का भरोसा भी हो गया कि हमारे प्रतिनिधि उसमें शामिल थे, इसलिए उन्होंने हमारी बात को रखा होगा, हमारे क्षेत्र की बात की होगी, हमारे भलाई की बात की होगी, इसलिए वो सब कुछ ठीक ठाक है। बात समझे? उदाहरण के भारतीय संविधान में स्पष्ट किया गया, अधिकतर कानून संसद बनाए कि संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाए। किसी समाज में कानून कैसे है, इसे देखने से पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे ये अधिकार कैसे, वो अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। एक काम संविधान करता है। अगर संसद कानून बना रहा है तो संसद के बाद अधिकार होना चाहिए और वो अधिकार संविधान के द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है। संविधान का दूसरा काम क्या होता है कि वो ये स्पष्ट करना है कि भैया समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तीसरा काम क्या है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। संविधान सरकार बनाने का ही काम नहीं करती, सरकार कैसे निर्मित होगी यही काम नहीं है संविधान पर। संविधान के पास ये भी है कि कुछ बुनियादी मूल्यों की सीमाओं में रहते हुए सरकार को काम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार बिना किसी सीमा रहित है। सरकार एक दायरे में रहकर सरकार को काम करना होता है। वो दायरा भी फिक्स करता है कौन? संविधान। मान लीजिए आपने तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वो कानून पूरी तरह से अनुचित है। उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं, या किसी विशेष समूह के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है। कुछ भी सरकार कर सकती है। आपने चुनाव कर लिया सरकार का, सरकार बन गई, सरकार अपना सारा काम करने के लिए सुरक्षित है, स्वतंत्र है, सारा काम कर सकती है सरकार। लेकिन सरकार ये सारे काम अगर करती है मनमाने तरीके से सब कुछ, तो सरकार कितने दिन चलेगी, या उस क्षेत्र में एकता और अखंडता कैसे बरकरार रहेगी? बात यह भी है। स्वाभाविक है आपको ये कानून जो होंगे सरकार द्वारा बनाए गए अनुचित भी लगेंगे, अन्यायपूर्ण भी लगेंगे। यद्यपि सभी कानून सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी। चुनाव हुआ था, सरकार चुनी गई थी, लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना था, उनके माध्यम से मिलकर सरकार बनाई गई थी। लेकिन अब सरकार ऐसे काम कर रही है तो ये कैसे लोगों को भाएगा ज्यादा। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। मतलब संविधान का तीसरा काम यह होता है कि वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। हमारे संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत, हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया है कि मूल ढांचे की के सिद्धांत की कोई परिभाषा नहीं दी गई है संविधान में, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई परिभाषा तय कर रखी है। हाँ, समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह डिसाइड किया जाता रहता है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले जो कानून हैं उन पर सीमाएं, उनके दायरे को फिक्स रखना है। उन दायरों को फिक्स कर रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बार बार मूल ढांचे के सिद्धांत का वो पक्ष लेती रहती है। बस ठीक है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मतलब यहां पे कहने का है, मान लीजिए स्टेटमेंट में आ जाए मौलिक अधिकारों के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें, तो उसमें से एक स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है कि सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यही है कि नागरिकों के रूप में मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर देना चाहिए, या सरकार की शक्तियों पर पाबंदी लगाने के लिए या सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए नागरिकों के लिए मूल अधिकार संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं।
इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण की गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। अनुच्छेद 20 और 21 ये दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो किसी भी स्थिति में निष्कासित नहीं किए जा सकते, निलंबित नहीं किए जा सकते, है ना। अनुच्छेद 20 और 21 दो अनुच्छेद ऐसे हैं, बाकी सब हट जाते हैं। याद रखना, एक अनुच्छेद 358 और एक अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 359 के तहत बाकी सारे जितने मूलाधिकार बचे हुए हैं सारे के सारे निलंबित हो जाते हैं, सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। ये बात आपको याद रखनी, क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा गया है सवाल। ठीक है। सरकार की शक्तियों के ऊपर मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, ठीक है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है, और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिसमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। संविधान ने उन अधिकारों का वर्णन तो किया ही है, साथ ही साथ संविधान में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इन अधिकारों को हम सीमित किस स्थिति में कर सकते हैं, इसका भी जिक्र कर दिया गया है। ठीक है ना। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य भी निर्धारित करता है संविधान, है ना, इस बात ठीक है ना। तालमेल इस बात का है भैया, किसी का संख्या ज्यादा है या किसी की संख्या कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक बराबर से हैं। क्लास में सबके साथ बराबर का व्यवहार रखा जाएगा, है ना। बात समझे। संविधान ये काम करता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है, ये चीज। संविधान निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं उपलब्ध कराता है। निर्णय किसको लेना है, निर्णय कौन लेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम आप सबको बोल दें, पूरे क्लास में जितने भी बच्चे लोग हैं सबको हम बोल दें भैया सब चलो इस बात पर बहस होगी और इस पर एक निर्णय लिया जाएगा, इसका निचोड़ बताना है सबको मिलके, एक नियम है एक कानून है वही रहेगा, सब ऑन करेंगे सर। निर्णय निर्माण की शक्ति, अगर सबसे आप सबसे ये बोला जाए भैया चलो एक कानून बनाना है उस पर सबके हमें व्यू चाहिए, सब लोग आए चिल्ला चोट मचाए, निर्णय नहीं निकला, चाय पानी किए निकल गए, गिलास फेंक फांक दिए, प्लेट उलेट एक दूसरे के सर पे मार दिए, भाग गए। एक इतनी बड़ी संख्या थी, हमने सबको बुलाया भी, सब लोग आके वहां बैठे, जगह भी बहुत कम थी। अगर हम कहेंगे सब लोग अपने अपने प्रतिनिधि भेजना, सबके प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लिया जाएगा कि नियम बनाने में कौन कौन शामिल होगा और नियम बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। सबके प्रतिनिधि आए, मान लीजिए आप लोग 50 हैं, 10-10 का एक हमने प्रतिनिधि तैयार किया, 5 प्रतिनिधि आए, मिल के बात किया, आपके प्रतिनिधि के तौर पे जो आए थे उन्होंने बोला भाई ठीक है ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, तो सब एक दूसरे की बात से सहमत हुए, नियम बना दिया गया। ये प्रोसेस कौन, ये जो बात है निर्णय निर्माण की जो शक्ति है ये संविधान द्वारा दी जा रही है भाई, कि संविधान ही दे रहा है कि निर्णय कौन करने वाला है, नियम कानून कौन बनाएगा, है ना। उन सब ने आकर नियम कानून बना दिए, वो सबके लिए हो गया। तो संविधान इस बात का भी ध्यान रखता है भाई कि नियम कानून बनाने वाले जो होंगे वो प्रतिनिधि के तौर पे होंगे, निर्वाचित प्रतिनिधि के तौर पे होंगे, चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से चुनकर आएंगे। बात समझे ना, ये संविधान बताता है, ठीक है। तो ये दूसरा काम है। संविधान का तीसरा काम है भाई सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है। आपके प्रतिनिधि हैं तो क्या हुआ, आपके प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनको कोई भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया है। आपके प्रतिनिधि भले हैं, लेकिन अगर नियम कानून कोई बनाना है तो उसके लिए संविधान द्वारा कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं, इससे बाहर हटकर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। बात समझे। जैसे हम पढ़ते हैं विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, विधायिका का
कार्यपालिका पर नियंत्रण। साथ ही विधायिका खुद भी कार्यपालिका से नियंत्रित होती है, यह भी बात याद रखना। सिर्फ ये नियंत्रण ही नहीं करती, नियंत्रित होती भी है कार्यपालिका से। ठीक है, तो यह संविधान तय करता है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने का काम संविधान करता है। मोड़ी मोड़े तो ठीक है राजस्थान में फिर? होता है ना। ठीक है, तो सरकार की शक्ति पर सीमाएं लगेंगी, संविधान तय करता है भाई कि जनता के प्रतिनिधि के तौर पे आप शासन भले चला रहे हैं, लेकिन आप जो भी काम करेंगे जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ही काम करेंगे, क्योंकि देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है, एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो यहां पर इन बातों का ध्यान रखना है। एक शब्द सुना होगा आपने, मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत, इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर सरकार के द्वारा बनाए गए या लागू किए गए कानूनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे का एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है बार बार। मूल ढांचा जब तक नहीं था, उससे पहले कई सारे शुरू से कई सारे वाद आए, इसमें कई सारे संशोधन किए गए। धीरे धीरे अभी भी मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय नहीं किया गया है कि कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो मूल ढांचे में शामिल हैं, लेकिन नॉर्मल समझा जाता है करीब 35-40 प्रावधान ऐसे हैं जो आपके शामिल होते हैं इसमें मूल ढांचे के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया भाई। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका क्या है? ये तरीका, नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य भी निर्धारित करता है संविधान। सबकी इच्छा होती है कि हम इज्जत से जिएं, हमको भी सही सलामत जीवन चाहिए, अच्छा खासा रहने वहने का हमको चाहिए, पढ़ने लिखने का मौका चाहिए, व्यापार व्यवसाय करना है, नौकरी चाकरी करनी है, शादी विवाह करना है, बाल बच्चे भी रहने हैं, परिवार संभालना भी है। सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, सबके अपने टारगेट हैं। तो उन लोगों के लक्ष्य और आकांक्षाओं को भी ध्यान में रखने का काम करता है संविधान। आप बिना अधिकार के जो व्यक्ति होता है वो एक पशु के समान है। ये बात किसी दार्शनिक ने कही है। अगर आपके पास अधिकार नहीं है तो आप फिर आदमी नहीं है। आपके पास अधिकार क्या है? घूमने फिरने का, पढ़ने लिखने का, नौकरी चाकरी करने का, सही वातावरण में सांस लेने का, अच्छे से सोने का, सही से खाने पीने का, शादी वादी करने का, परिवार भी बसाने का अधिकार है आपके पास। भाषणबाजी करने का अधिकार है भाई, हड़ताल हड़ताल भी करने का अधिकार है। बात समझ रहे हैं ना? ये सारे अधिकार, अपने धर्म की मान्यता का अधिकार है, आपकी अपनी भाषा अपनी संस्कृति को संभालने का अधिकार है, अपने धर्म के प्रचार करने की आज़ादी है, आपको अपने धर्म के संदाय के रूप में कर लगाने की भी आज़ादी है। ये सारे अधिकार आपके पास हैं। ये अधिकार कौन दे रहा है आपको? कोई व्यक्ति दे रहा है। ये आपको संविधान के द्वारा ही मिल रहा है। इन्हीं अधिकारों के दायरे में रहते हुए हम अपने लक्ष्य को भी निर्धारित करते हैं। अगर हम सही से पढ़ने का मौका मिल गया हमको, तो हम भैया हो सकता है अधिकारी बन जाए। हमको भी बिजनेस करने का मौका मिल गया, हो सकता है हम भी एक बिजनेसमैन टाइप के बन जाए। नौकरी करने का हमको मौका चाहिए, हमको भी नौकरी करनी है, हम भी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। सबका अपना लक्ष्य है। कोई किसी का ऐसा लक्ष्य होगा कि हम एक झोपड़पट्टी में रहें, किनारे किनारे से 4 टाटी लगी रहे हमारे झोपड़ी में है। ये वाला किसी का लक्ष्य होता है। सबका लक्ष्य होता है एक कमरा बढ़िया हो, आलीशान मकान टाइप का, उसमें एसी हो, बाहर एक गाड़ी 4 व्हीलर खड़ी रहे, है ना, 2-4 लोग बैठे, कुर्सी उर्सी रहे हमारे पास, बढ़िया फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन, सबका मजा लेते रहे। ये सबका लक्ष्य है। वो कैसे पूरा होगा? आप पढ़िए लिखिए, नौकरी चाकरी करिए, व्यवसाय व्यवसाय संभालिए, अधिकारी कुछ ऐसा हो गए तो आपके ये सारे लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। तो इन लक्ष्यों और आकांक्षाओं का ध्यान कौन रखता है भाई? आपका संविधान। संविधान की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ती है। आप मान लीजिए किसी ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर एक सर्वहारा वर्ग है, और उस सर्वहारा वर्ग के तहत आप उस जाति से बिलोंग करते हैं जिस जाति को एक दबा कुचला टाइप को माना जाता हो उस समाज में। वो पूरा सर्वहारा वर्ग आपको ना तो पढ़ने की आज़ादी दे रहा है, ना तो बाहर निकलने देना चाहता है, ना तो कुछ बनने देना चाहता है, सिर्फ चाहता है कि आप उनकी जी हुजूरी करें। तो आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ जी हुजूरी करके अपना पेट पाल सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लीजिए अधिकार आपके पास है, उन्होंने उन अधिकारों का यूज करते हुए आप अगर अपनी पढ़ाई को मेंटेन किए, आप कुछ ऐसा तैयारी वारी किए, कुछ नौकरी चाकरी मिल गई, आप एक व्यवसाय संभाल लिए, कोई सब्जी उब्जी की दुकान ही क्यों ना खोल लिए, तो कम से कम कुछ ना कुछ इनकम
तैयार हुआ ना, आपका सोर्स ऑफ इनकम आपका बना, उसके माध्यम से आप एक अच्छा जीवन जीने की तरफ चल पड़ेंगे। तो समाज का जो आपका लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं उनको निर्धारित करने का काम संविधान ही करता है। ठीक है, ओके। संविधान ही चाहता है, जैसे देश की आकांक्षा हो या किसी भी देश की बात करें, जैसे भारत का ही एग्जाम्पल इन्होंने इसमें दिया, इन्होंने कि एक ऐसा समाज बनाए जो जातिगत भेदभाव से परे हो। तो कैसे संभव होगा? तो संविधान के माध्यम से ही संभव हो सकेगा, क्योंकि सबको समान अवसर का अधिकार मिला हुआ है, सबको बराबरी का अधिकार है पढ़ने लिखने व्यवसाय करने सबके मामले में। ठीक है, तो संविधान से ही निर्धारित होने वाला है। तो ये चौथा काम है, ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की उचित परिस्थिति का निर्माण कर सके। संविधान तय करता है। यहां पे संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या होते हैं? ये सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम कानून का ही नाम नहीं है संविधान। वह सरकार की ऐसी शक्तियां, सरकार को ऐसी शक्ति भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। चलिए, संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान भी बताता है। ये क्या मतलब है? भारत एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष छवि वाला देश है। ये कैसे पता चल रहा है? संविधान में ही ऐसा बात मिला ना, ऐसी बातें मिली हमको कि संविधान में ऐसा बताया गया कि देश ऐसे है हमारा, देश का कोई धर्म नहीं है ना? संविधान में ही बताया गया। संविधान में ही बताया गया है देश की प्रवृत्ति कैसी है। देश एक संप्रभु है, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है भारत, है ना? भारत इसकी गणना इसका वर्णन संविधान खुद करता है। संविधान बताता है कि देश कैसा है। संविधान में ही बताया गया ना, न्याय का दर्शन, न्याय का दर्शन संविधान में ही बताया गया है। कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मतलब देश की सीमा में रहने वाले जो लोग हैं, पूरे देश की सीमा के अंदर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने में राज्य कमी नहीं छोड़ेगा। संविधान ही बता रहा है। संविधान ही बताता है कि यहां के नागरिकों को स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कैसी है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी 5 प्रकार की भाई? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई भारतीय संविधान में। देश के सभी नागरिकों के लिए ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं। संविधान ही बता रहा है यहां के नागरिकों के लिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। यहां पर इतने प्रकार से न्याय आपको मिलेगा ही मिलेगा। संविधान ही वर्णित कर रहा है भाई, इस बात को साफ साफ बता रहा है। मतलब संविधान के माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे। संविधान बनाने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियम सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। यहाँ पे जो विशाल ढांचा भी प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा, लक्ष्य, स्वतंत्रता का प्रयोग भी करते हैं। संविधान में देश के बुनियादी ढांचे की बात भी की गई है। ठीक है ना? राष्ट्र की बुनियादी पहचान संविधान ही प्रोवाइड करता है। इसके बाद संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है यहां पे। ठीक है, विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वो केवल थोथे शब्द होते हैं। कुछ नहीं, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कोई संविधान कितना प्रभावी, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात ये सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। संविधान कितना प्रभावी है उसके कई सारे कारण होंगे, उस पर निर्भर करेगा कि संविधान कितना कारगर साबित हो रहा है।
अगर संविधान को लागू करने वाले लोगों की इच्छा शक्ति ही मजबूत नहीं है तो संविधान कितना प्रभावी हो सकता है? भाई संविधान भारत का ही नहीं बना था, संविधान फ्रांस का भी बना था, संविधान अमेरिका का भी बना था, संविधान नेपाल का भी रहा है, संविधान श्रीलंका का भी रहा है, संविधान और भी बहुत सारे देशों का रहा है। लेकिन सिर्फ भारत का ही संविधान ऐसा क्या रहा, भारत के संविधान में ऐसा क्या चीज रहा है कि स्वतंत्रता से लेकर आज तक संविधान को बदलने की बात नहीं हुई है, जबकि फ्रांस, अमेरिका, नेपाल, श्रीलंका जैसे भी जो देश हैं, इनके संविधान बनने में देरी नहीं हुई कि इनके संविधान भी बदले गए। इसका मतलब है ना कि जो हमारे यहाँ संविधान निर्माता थे, उनकी इच्छा शक्ति या उनकी जो दूरदर्शिता थी वो अच्छी खासी रही है। उन्होंने हर एक बात पर, हर एक निर्णय पर पैनी नजर रखी, हर एक निर्णयों पर उन्होंने गहरा विचार विमर्श भी किया। इसीलिए हमारा संविधान आज के समय में इतना प्रभावी साबित हो रहा है, सभी के आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम है, सभी के अधिकारों का ध्यान रखा जा रहा है। कौन से कारण है? संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है? पहला तो कारण ये है, मतलब यह है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासक या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती है। बात समझे? कई सारे देश ऐसे हैं जहां पर संविधान बनाया गया है वो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा मिलकर बनाया गया जिनकी कोई लोकप्रियता भी ऐसी नहीं रही है। अगर उनके द्वारा संविधान बनाया गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होगा, उनका जनता के लिए कोई भलाई का काम नहीं, जनता के हित का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका क्या है? विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधान के उदाहरण जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था, सफल आंदोलन के बाद बनाया गया। यह तो भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य में बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा भी ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था। अगर वो नेता पूरे समाज को एक साथ लेकर आंदोलन में नहीं चले होते, पूरे समाज पर आंदोलन का ध्यान आकर्षित नहीं कराए होते, तो हो सकता था कि उनके द्वारा बनाया गया जो संविधान था वो आज इतना प्रभावी नहीं साबित हो पाता, या हो सकता था कि संविधान हमारे यहाँ उस तरीके का बनता भी नहीं। चलिए, संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल है कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है संविधान को भारी वैधता मिली। देखो, संविधान किसी की व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। संविधान सिर्फ और सिर्फ आपको एक सुरक्षा प्रदान करता है। जितनी सुरक्षा आपको देता है उतनी सुरक्षा सामने वाले को भी दे रहा है। जितने अधिकार आपके पास सेफ हैं उतने ही अधिकार सामने वाले के पास भी हैं। संविधान सबके लिए बराबर का है, व्यक्तिगत किसी का संविधान नहीं है। और यही वजह रही है कि भारतीय संविधान को इतनी भारी मात्रा में वैधता भी प्राप्त हुई। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह करवाया जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। साथ ही साथ लोगों ने उनके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया था। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसको समर्थन मिला था, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो तैयार किया गया था। इसलिए तो एक तो ये तरीका है कि संविधान को लागू करने वाले जो प्रचलन में ला रहे हैं उसका तरीका कौन सा है, वो कितना प्रभावी होगा, उसके प्रचलन का तरीका क्या है, उस पर निर्भर करेगा। दूसरा क्या है, संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है। अगर संविधान में किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया हो, के लिए किसी धर्म विशेष को धर्म की आजादी की सुरक्षा दी गई हो किसी भी संविधान में, तो वो संविधान कितने दिन तक टिक सकता है। अगर उस संविधान में बहुसंख्यकों को ज्यादा सम्मान मिला हो, बहुत ज्यादा अधिकार मिले हो, और अल्पसंख्यकों को बिल्कुल भी ना मिला हो या कम करके मिला हो, उस स्थिति में भी वो संविधान नहीं टिक सकता। संविधान का मौलिक प्रावधान भी निर्धारित करता है कि संविधान कितना प्रभावी हो सकता है। भारतीय संविधान में बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो, भारतीय संविधान में दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात हुई है, एक धार्मिक और दूसरा भाषाई। दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान है। बहुसंख्यकों का ध्यान तो है ही है, लेकिन अल्पसंख्यकों को भी विशेष ध्यान दिया गया है ताकि अल्पसंख्यकों को यह ना महसूस होने लगे कि हमारे लिए तो संविधान में कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
भारतीय संविधान में बताया गया है कि भारत जो है, भारत जो राष्ट्र है, वो एक धर्मनिरपेक्ष छवि वाला राष्ट्र है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत, जिसके सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति निर्वाचित व्यक्ति होगा। कोई राजतंत्र वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे भाई, कोई राजा का वंशावली वाला नहीं है यहाँ पे, कोई वंशानुगत व्यक्ति नहीं है, निर्वाचित व्यक्ति बैठेगा सर्वोच्च पद पे। मतलब भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, जिसमें शासन के भी 3 स्तर देखने को हमको मिलेंगे, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। हालांकि स्थानीय स्तर बहुत बाद में आया है, लेकिन मूल संविधान में 2 स्तरों पे शासन की बात की गई थी, केंद्र स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी। केंद्र स्तर पर जो सरकार चलती उसका अपना मामला था, राज्य स्तर पर जो सरकार चलती उसका अपना मामला। सबके से अपने अपने विषय निर्धारित कर दिए गए थे संविधान में, तो किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं थी, किसी भी प्रकार से किसी एक दूसरे के बीच में कोई किसी प्रकार का क्या बोलते हैं हस्तक्षेप वाला मामला नहीं था। तो भारतीय संविधान जो मौलिक प्रावधान है, जो मूल ढांचा है इसका, वो क्या है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक है। इसके अलावा और क्या है? यहां पे न्याय की बात की गई है। न्याय भी 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात की गई सबके लिए, गरिमा के साथ जीने की बात की गई है, गरिमा, इज्जत होनी चाहिए सबकी। ये कुछ मौलिक प्रावधान है संविधान के, जिनके आधार पर संविधान कितना प्रभावी होगा ये निर्धारित किया जाता है। ठीक है। एक और क्या है? संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संस्थाओं का कामकाज हमने क्लास 9th में ही पढ़ लिया था, लोकतांत्रिक राजनीति वाले में ही हमने पढ़ रखा है इसको। लोकतांत्रिक राजनीति में संस्थाओं का कामकाज कैसा है? लोकतांत्रिक स्वरूप का है। सभी संस्थाओं का अपना कामकाज है। ये तीनों संस्थाओं के कामकाज अपने अपने सबके हैं। तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण भी रख रही हैं और एक दूसरे से नियंत्रित भी होती रहती हैं। तीनों को एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने अपने काम में फ्री हैं। लेकिन हाँ, मूल ढांचे को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। बात समझे? तो संस्थाओं के बीच में जो संतुलित रूपरेखा है, उसका मतलब यही है कि जो संस्थाओं के माध्यम से कामकाज चल रहा है, काम हो रहा है, वो सारी की सारी संस्थाएं अपने अपने काम में अपना अपना काम करेंगे ही, साथ ही साथ वो किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी संस्था कुछ भी काम कर लेगी। सभी संस्थाओं पे एक दूसरे का नियंत्रण जरूर रहेगा। कुछ मूल ढांचे दिए गए हैं, उनके दायरे में रहते हुए सभी संस्थाओं को काम करना है। ठीक है। यह संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा भी सर ये हो गया। भारतीय संविधान कैसे बना, अब इसके बारे में देख लिया जाए। देखें भारतीय संविधान कैसे बना। आइए देखें भारतीय संविधान कैसे बना। औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी फिर से बैठक हुई। संविधान सभा के जो सदस्य थे 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। ये बात हमको याद रखनी है। और भारतीय संविधान सभा, जो संविधान सभा का गठन हुआ था, निर्वाचित जो व्यक्ति हुए थे, उसमें जो वोटिंग की गई थी, मतदान का जो अधिकार था वो सीमित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था वोटिंग अधिकार सीमित? कैबिनेट मिशन 1935 के अधिनियम के तहत। सीमितता क्या थी? शिक्षा, कर का मामला था और संपत्ति का मामला। इन 3 आधारों पे लोगों के मताधिकार को सीमित किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। याद रखना। कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था क्या कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। पहली चीज। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे। प्रत्यक्ष शासन वाले जो प्रांत थे, देशी रियासतों को 93 कम से कम सीटें। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में कौन कौन से थे ये प्रश्न पूछे गए हैं। मुसलमान, सिख, सामान्य। जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया था। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय, एक चीज और याद रखना, जनसंख्या के अनुपात में बात हो रही, बराबर अनुपात की बात यहां पे नहीं है। ठीक है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया था। यह बात याद रखना है।
जो प्रांतीय विधानसभाएं थी वो बनी थी, क्या बनी थी वो सब? निर्वाचन मंडल, ठीक है, वो सब निर्वाचन मंडल के रूप में स्थापित हुई थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। उनके परामर्श से तय किया गया मतलब कि देशी रियासतों को इस बात पे छूट दे दी गई थी कि भैया अगर वो चाहें तो अपना प्रतिनिधि वो खुद चुन के भेज दें, नहीं तो जनमत संग्रह के आधार पर वो निर्वाचित करके भेजें। मतलब देशी रियासतों के जो राजा रजवाड़े लोग थे उनसे ये बात बोली गई थी कि आप चाहें तो अपना प्रतिनिधि उठा के सीधे भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप चाहें तो आप चुनाव करवा लेना, जो जीतेगा उसको भेज देना। उनको इस बात के लिए छूट दी गई थी। मतलब कहने का है संविधान सभा कैसी थी भाई? आंशिक रूप से निर्वाचित, आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत संस्था थी। मनोनीत संस्था थी, ये बात क्लियर रखना सब लोग। पूरी तरह से निर्वाचित नहीं थी भारतीय संविधान सभा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान सभा का स्वरूप बात कर लेंगे फिर। 3 जून 1947 योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान क्षेत्र से चुनकर आए थे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 हो गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित रहे। जिस दिन संविधान अंगीकृत हुआ उस दिन कितने सदस्य थे? 284। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। इस प्रकार इस उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका हिंसा के बीच संविधान निर्माण का काम हुआ था। लेकिन संविधान निर्माताओं के धैर्य की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल अत्यधिक दबाव में संविधान बनाया बल्कि विभाजन के कारण हुई अकल्पनीय हिंसा से सही सबक भी लिया था। भारत के संविधान ने नागरिकता की एक नई अवधारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस बात का संविधान निर्माताओं ने विशेष ध्यान रखा था। संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, ये बात आपको याद रखना है, पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया था। स्टेटमेंट के रूप में आपको ये बात ध्यान रखनी है। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जाति के 28 सदस्य। जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा, उसे 82% सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई थी। कांग्रेस का वर्चस्व भले था, लेकिन याद रखना ये कांग्रेस भी विविधता से भरी हुई थी, एक ऐसी पार्टी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की नुमाइंदगी थी। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका संविधान के प्रभावी होने के कारण में से एक है। संविधान को भारी वैधता किस स्थिति में प्राप्त होती है? संविधान को भारी वैधता उसी स्थिति में मिलती है कि जब लोगों को ये पता चल जाए, लोगों को ये भरोसा हो जाता है कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो हमारे नेतृत्व करता है या हमारे प्रतिनिधि हैं, ठीक है। तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य चुने गए थे वो सब कौन थे भाई? राष्ट्रीय आंदोलन से उपजे हुए नेता थे, ठीक है ना भैया। हमने भारतीय संविधान पढ़ने से पहले लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ी थी। लोकतांत्रिक राजनीति जब हमने पढ़ी थी उसमें हमने नेपाल के संविधान के बारे में देखा था, श्रीलंका के संविधान के बारे में देखा, बेल्जियम के बारे में देखा, और भी अन्य अनेक देशों के संविधान के बारे में भी हमने पढ़ा था। सभी देशों के संविधान और भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। भारतीय संविधान एक तो बहुत बड़ा है, लिखित संविधान होने के साथ साथ बहुत बड़ा भी है। एक लंबा समय लिया गया, विचार विमर्श, बहुत सारे वाद विवाद इसमें हुए, है ना। कई सारी समितियों का सहारा लिया गया संविधान को बनाने में। लेकिन वहीं पर और भी अन्य देशों के संविधान के बारे में जब देखेंगे उनको बहुत जल्दी जल्दी में बनाया गया था। अमेरिका का संविधान या फ्रांस का संविधान देखा जाए, नेपाल का, श्रीलंका का संविधान, जिनका भी ऐसे देख सकते हैं हम, इनमें भारतीय संविधान को ही इतना लंबा चौड़ा समय लगा है। तो जाहिर सी बात है लंबा चौड़ा समय भले लगा, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ दोबारा ऐसी कोई घटना ना घटने पाए। हमारे यहाँ जो समाज में वर्ण विभाजन है, समाज में जो इतनी सारी विविधता देखने को मिल रही है, उन सब को एक प्रकार से सुरक्षा मिले, सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, इस बात का ध्यान रखा गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। पहला तो कारण ये है। दूसरा कारण देखा था हमने संविधान के मौलिक प्रावधान, है ना। संविधान के मौलिक प्रावधान का मतलब क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य है। सभी के लिए अधिकारों की बात की गई है, सभी के लिए समान अवसर की बात की गई है, सभी के अधिकारों की रक्षा की बात की गई है ना। जन कल्याणकारी कार्यों की बात की गई, लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई, देश को एक धर्मनिरपेक्ष छवि प्रदान करने की बात की गई है। बात समझे ना? मतलब
लोकतांत्रिक गणराज्य की बात हुई, समाजवादी जैसी प्रवृत्ति है देश की, है ना। सबके लिए सबको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता सबके लिए है, चाहे बहुसंख्यक आबादी, चाहे अल्पसंख्यक आबादी हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो। सबके लिए 3 प्रकार के न्याय की बात हुई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। प्रस्तावना में ऐसे ही बोला गया है। गरिमा के साथ जीने की आज़ादी है सबके पास, सब गरिमा से जी सकते हैं, सबकी अपनी इज्जत है। तो संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं वो भी ये बताते हैं कि संविधान कितना प्रभावी होगा या हो सकता है। मौलिक प्रावधानों की कमी ही रही होगी, जो फ्रांस के संविधान को बनते टाइम नहीं लगा था, उसको फिर से बदलना पड़ गया। अमेरिका के संविधान को बनते टाइम नहीं लगा, उसको भी बदला गया। कई सारे देशों के संविधान को ऐसे ही बदल दिया गया। नेपाल का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बगल में। भारत के संविधान को बदला नहीं गया, बल्कि जैसे जैसे समाज की आवश्यकताएं बढ़ती गई, जैसे जैसे समाज में लोगों की सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती गई, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान में कुछ न कुछ प्रावधानों को थोड़ा सा संशोधित कर दिया गया। लेकिन संविधान बदलने की नौबत हमारे यहाँ नहीं आई है। मौलिक प्रावधान की बात इसमें है। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। लोकतांत्रिक राजनीति वाली जो किताब पढ़े तो उसमें हम सबने ये पढ़ा था कि संस्थाओं के कामकाज कैसे होते हैं। संस्थाओं के कामकाज करने का जो तरीका है वो भी एक लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। तीनों संस्थाओं के अपने अपने काम है, अपने अपने तरीके हैं। तीनों को अपने अपने क्षेत्र में काम करने की आज़ादी है। तीनों को एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी संस्था कोई भी कानून बना सकती है, कोई भी कानून पारित कर सकती है। इस स्थिति में वो संस्थाएं तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखती हैं और नियंत्रित भी होती रहती हैं। बात समझे? तो संतुलित रूपरेखा, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा मतलब, ठीक है। अब भारतीय संविधान बना कैसे था, ये भी एक सवाल है। वैसे हम सब देखेंगे ना तो भारतीय संविधान बनने से पहले कई सारे प्रावधान लाए गए, एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम चला है। अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 1773 से लेकर 1947 तक एक लंबा चौड़ा समय है ना, जो कितने सारे प्रावधान लाए गए। कहीं हम रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, कहीं हम चार्टर अधिनियम पढ़ने लगते हैं, कहीं हम भारत परिषद अधिनियम तो कहीं भारत शासन अधिनियम भी पढ़ने लगते हैं। इस बीच में हमने 1773 से 1947 के बीच में जो भी प्रावधान आए उसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो 1773 से लेकर 1858 तक, सॉरी 1857 तक, 1857 तक। ये क्या है? ये कंपनी का शासन रहा है भाई, एक भाग ये हो गया। दूसरा भाग 1858 से लेकर 1947 तक, ये कौन सा हो गया? ये ताज का शासन हो गया। इधर हम इतने में ताज का शासन पढ़ते हैं। ताज के शासन का मतलब क्या है? महारानी विक्टोरिया का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व। महारानी जो विक्टोरिया थी ना, हाँ, उनका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व यहाँ पे है। 1857 की क्रांति के बाद जो शासन प्रशासन में परिवर्तन हुए, उन्हीं के आधार पे भारत में कंपनी के शासन का अंत करके कंपनी को एक व्यापारिक रूप दिया गया और भारत पर शासन प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी किसके हाथ में दे दी गई? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दी गई। उन्होंने एक वायसराय की नियुक्ति की। वायसराय कौन है? वायसराय भाई महारानी जो ब्रिटिश साम्राज्य है उनका एक प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। और उसके अलावा वायसराय कहाँ रहेगा? भारत में। वायसराय हमारा भारत में है। और एक और पद आया, भारत सचिव का पद, सॉरी भारत सचिव का पद आया। जो भारत सचिव का पद है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? ब्रिटिश संसद में मिलेगा। ये वहां बैठा हुआ है, ब्रिटिश संसद का सदस्य, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य है। संसद का सदस्य है लेकिन कैबिनेट का भी सदस्य है वो, ध्यान रखना है। भारत सचिव ब्रिटेन में बैठा हुआ है। वायसराय भारत सचिव को रिपोर्ट करता है, भारत सचिव ब्रिटिश साम्राज्य को रिपोर्ट करता है। शासन में ये सारे परिवर्तन आते हैं। 73 का रेगुलेटिंग एक्ट जब हम देखते हैं तो 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमको क्या मिलता है? ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, सॉरी 73 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? ये रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटर का नाम सुना होगा कभी, आप पंखा लगाते होंगे ना तो उसमें एक रेगुलेटर लगवा देते होंगे। जी सर। हाँ, रेगुलेटर, पंखा जब लगवाते हैं तो उसमें एक रेगुलेटर भी लगाया जाता है पंखा को तेज धीम करने के लिए, मतलब पंखा को कंट्रोल करने के लिए। गैस
जब गैस यूज की जाती है तो रेगुलेटर को ऑन रखते हैं, जब गैस यूज नहीं की जाती तब रेगुलेटर को ऑफ कर दिया जाता है। रेगुलेटर है वो, वही रेगुलेटर यहां भी था। कंपनी पर थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उसके पीछे का कुछ कारण रहे हैं, उसकी पृष्ठभूमि के रूप में अगर देखा जाएगा तो क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब से आई थी तब से लेकर 1773 से पहले तक 1760 के दशक तक की बात कर रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध पे युद्ध लड़े, पैसे भी खर्च हुए, राजस्व वसूला इन्होंने, लेकिन लड़ाइयां खूब लड़ी जिसमें ये संभल नहीं पाए, पैसे बहुत सारे इनके खत्म भी हो गए। अब इनके पास इतना पैसा नहीं रहा कि ये अपना शासन अच्छे से संभाल सकें। इनको तब ब्रिटेन की संसद के सामने झुकना पड़ा कि भाई हमको कुछ कर्जा चाहिए, शासन चलाना है, और शासन अगर चलाना है तो भाई पैसा बिना काम नहीं चलेगा हमारा। क्योंकि ब्रिटेन की संसद में वो लोग बैठे हुए थे जो इस ताक में थे, भारत की ओर निगाह करके बड़ी आशा वाली निगाह करके देख रहे थे कि हमको भी भारत में व्यापार करने का मौका मिल जाता तो मजा आ जाता। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा दबदबा था, उसके आगे किसी का कुछ वो नहीं हो पा रहा था। मौका मिला सबको, उन्होंने कंपनी के सामने कुछ प्रस्ताव रख दिए। हालांकि कंपनी ने मान नहीं रही थी कंपनी, लेकिन अंत में जाकर मरता क्या ना करता, तो कंपनी ने क्या किया, उनकी बात को मान लिया। उनकी बातों को माना, बात को मानने के चक्कर में कंपनी को कर्जा मिला। उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे, वही रहा रेगुलेटिंग एक्ट। इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व है क्योंकि शुरुआत हुई थी कंपनी पर नकेल कसने की। अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का पहला प्रयास किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। कंपनी के दोनों कामों को, प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कामों को मान्यता मिली। भाई भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। ये जो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी वो कैसी नींव थी भाई? पहले 1773 से पहले की हालत क्या थी? 1773 से पहले बंगाल, बंबई, मद्रास, यही था ना? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, मैप में आप देखेंगे तो कुछ ऐसे ही नजर आएंगे। ये बंगाल है, ये बंबई है, ये मद्रास है, ठीक है। बंबई है, ये मद्रास है। तीनों जगह पे अपने अपने तीनों के गवर्नर हुआ करते थे, तीनों के अपने अपने कानून हुआ करते थे, तीनों की अपनी अपनी कार्यशैली, कार्य पद्धतियां होती थी, तीनों के अपने अपने नियम कानून थे। 1773 में पहली बार क्या किया गया? बंगाल को सर्वे सर्वा बना दिया गया। बोला गया कि भैया बंबई और मद्रास ये दोनों लोग क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे बंगाल को। बंगाल में कौन बैठा आके? गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है। क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये रहा है प्रशासन, जो कि केंद्रीय प्रशासन की नींव इसमें रखी गई थी। शासन का केंद्रीकरण किया गया 1773 में। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंबई मद्रास को इसके अधीन, बंबई मद्रास के गवर्नर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं थे, बंबई और मद्रास में भी गवर्नर बैठाया गया, लेकिन बंगाल में गवर्नर जनरल हुआ और बंबई मद्रास के गवर्नर को बोला गया कि भाई रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी तुम लोग रिपोर्ट करोगे बंगाल को आके। केंद्रीकरण हुआ, ये स्थिति हुई, ठीक है। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों की नियुक्ति भी हुई, है ना। गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन हुआ और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक उच्च और 3 अन्य न्यायाधीश वाले एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1774 में। 73 के अधीन हुआ, 74 में गठन हुआ, स्थापना हुई 74 में, लेकिन 73 के अधीन ही रहा। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे उन्हीं का नाम हमको पता है भाई, सर एलिजाह इम्पे नाम था उनका, वो मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी 2 और थे, उनका नाम नहीं याद हमें, ठीक है। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, उपहार, रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कंपनी जो अन्य कर्मचारी हुआ करते थे, जो अपना अपना पर्सनल व्यापार करते थे, हमने सुबह वाली मॉडर्न हिस्ट्री में जो पढ़ा था,
अपना अपना व्यापार करने को उनको छूट दी गई थी, लेकिन आंतरिक व्यापार करने की छूट दी गई थी। उन सब पे पाबंदी लगाई गई, उनको रिश्वतखोरी, उपहार लेने पर सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये जो तरीका अपनाया गया था, ये कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को रोकने का एक साधन मात्र था, और कोई दूसरा कारण नहीं था इसका। इनकी सैलरी बढ़ाई गई, कंपनी कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ाई गई, ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही काम रोक दिया गया। सैलरी बढ़ा दी गई, बोल दिया गया भाई अब रिश्वत मत लेना, तो कोई उपहार उपहार कुछ नहीं लेगा, कोई अपना व्यापार मत करना कोई, ठीक है। साथ ही साथ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। एक आता है फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट क्या है भाई? उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हुआ करते थे विलियम पिट, ठीक है। विलियम पिट के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना। पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम इसीलिए पड़ गया, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम इसलिए पड़ गया। क्या प्रावधान किए गए? 1784 में लाया गया था। विलियम पिट प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, इसलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब जो राजनीतिक काम रखा गया कंपनी का, राजनीतिक काम किसको दिया गया? राजनीतिक काम दिया गया नियंत्रण बोर्ड को, नियंत्रण बोर्ड को दे दिया गया। वाणिज्यिक काम किसको दिया गया? फिर वाणिज्यिक काम किसको मिला? निदेशक मंडल को दिया गया। यह पेपर में कई बार पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए कौन किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला हुआ था। कामों को बांटा गया, कामों को बांटने के साथ साथ अलग अलग मंडलों को, अलग अलग समितियों को ये काम सौंप दिए गए। राजनीतिक काम मिल गया नियंत्रण बोर्ड को, और वाणिज्यिक काम मिल गया निदेशक मंडल को 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। ये दो कारणों से महत्वपूर्ण रहा यह अधिनियम। दो कारण कौन से थे? पहला कारण तो यह था कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र रहे उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र रहे भारत में, उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरा काम क्या रहा कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया। दो चीजों में महत्वपूर्ण है यह अधिनियम। फिर 5 चार्टर अधिनियम आते हैं, 1793, 1813, 1833, 1853। कितने अधिनियम चार्टर हुए हैं? कितने चार्टर अधिनियम लाए गए थे? 93, 13, 33, 53। 4 अधिनियम लाए गए थे। 20 साल के गैप पर आते थे। 93 में आया तो 1813 में आया, फिर 1833 में आया, फिर 1853 में आया। 1833 और 1853 के अधिनियम में अगर देखा जाएगा चार्टर अधिनियम, तो सबसे पहला सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि चार्टर अधिनियम आखिर था क्या? चार्टर का मतलब क्या हुआ? चार्टर क्या भाई? ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा हस्ताक्षरित लेख के आधार पर जो आदेश निकाले गए वो चार्टर अधिनियम बने, ठीक है। चार्टर का मतलब है ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा हस्ताक्षरित लेख के आधार पर पारित किए गए या पास किए गए आदेश की श्रृंखला चार्टर अधिनियम है, या चार्टर कहलाया। चार्टर लाए गए। 1833 का चार्टर क्या कहता? 1813 के चार्टर में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया था पूरी तरह से, है ना, सिर्फ थोड़ा सा उनके एकाधिकार में थोड़ी कमी कर दी गई। लेकिन 1833 का जब चार्टर अधिनियम आता है तो इसमें बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना रहता था उसको क्या किया गया? अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया। भारत का गवर्नर जनरल बन गया ये 1833। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक 1829 के लिए फेमस है। बेंटिक क्या काम किए थे भाई? सती प्रथा को रोकने में, है ना, सती प्रथा जो राजा राम मोहन राय की मदद से उन्होंने किया था बेंटिक साहब ने, उसके लिए प्रसिद्ध रहे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया 1833 के अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल में एक चीज और याद रखना कि सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां दे दी गई।
भारत के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, सारी की सारी नागरिक और सैनिक शक्तियां प्रदान कर दी गई। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। 1833 के अधिनियम की बात है। 1833 के ही अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जो कि 1813 के तहत चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, उसको भी 1833 में आकर सब कुछ पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या काम हुआ 33 में? सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास भी हुआ, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो सका। सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि निदेशक मंडल ने इसका विरोध किया था। निदेशक मंडल के विरोध के चलते ये वाली बात सफल नहीं हो सकी। ठीक है, 1853 का जब अधिनियम आएगा तो उसमें क्या होगा फिर? चार्टर 1853, इसमें क्या होने वाला है? इसमें पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम की याद रखना, अंतिम श्रृंखला का अंतिम चार्टर अधिनियम है ये, अंतिम अधिनियम यही है, चार्टर वाला। पहली बार क्या किया गया? गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसके विधायी काम अलग हो गए और प्रशासनिक काम अलग हो गए। विधायी और प्रशासनिक काम अलग कर दिए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों को भी जोड़ा गया। 54 में एक मैकाले समिति लाई गई। मैकाले समिति की अनुशंसा जो हुई 1854 में, मैकाले समिति की जो अनुशंसा आई थी, उस अनुशंसा के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 33 में भैया असफल रहे, लेकिन 53 में जाकर सफल हो गए, शुभारंभ हो ही गया। इसी समय में भारतीय विधान परिषद का भी गठन हुआ। भारतीय विधान परिषद का गठन हुआ, परिषद का गठन हुआ। कंपनी के शासन का विस्तार भी किया गया, कंपनी के शासन का भी विस्तार हुआ। एक चीज और याद रखना, पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व भी शुरू किया गया था। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में क्या किया गया? स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरू किया गया था। उसके बाद कई सारे अधिनियम और आते हैं। 1857 क्रांति होती है, फिर महारानी विक्टोरिया का, महारानी जो ब्रिटिश साम्राज्ञी हैं, उनका एक आदेश पत्र आता है, ताज का शासन शुरू होता है। अब आएगा ताज का शासन। ताज का शासन चलेगा शासन 1858 से 1947 तक। ठीक है, 1858 में 57 की क्रांति हुई है। 57 की क्रांति से ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो थोड़ा सा हिला हुआ है, परेशान भी है, डरा हुआ है, सहमा हुआ सा है कि फिर से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि जिससे हम फिर से ऐसे ना उखड़ जाएं। और वो इस डर से भी, थोड़ा सा इस बात से भी परेशान है कि आगे आने वाले समय में ऐसी कोई भी गलती दोहराने का समय ही नहीं दिया जाएगा किसी को। कई सारी चीजें हुई, सकारात्मक परिवर्तन भी किए गए, नकारात्मक परिवर्तन भी किए गए इसमें। 1858 का अधिनियम आता है जिसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। 1858 का, इसमें क्या प्रावधान हुए? प्रावधान हुआ भारत शासन को, भाई इसके बारे में बोला जाता है 1858 को कि भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है, ये बात कही जाती है इसके बारे में। ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया, सभी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित हुई, शासन सीधे चला गया महारानी के हाथ में। अब भारतीयों को ये बात कहने में थोड़ा सा गर्व भी होगा कि ये लोग अब कंपनी के रैयत, किसी एक छोटी सी कंपनी के रैयत नहीं है, बल्कि ये किसके रैयत बन गए? साम्राज्ञी के, ब्रिटेन की महारानी के रैयत हो गए। इस बात को कहलाने में थोड़ा सा गर्व सा महसूस होने लगेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल इस समय कौन था? 1857 की क्रांति हुई है, भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था भाई। तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत का वायसराय नियुक्त होगा। भारत का जो वायसराय है वो कौन बन रहा है? मैडम का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो रहा है, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो रहा है। पहला वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। इसके साथ साथ एक चीज और याद रखना,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब निदेशक मंडल और नियंत्रण नियंत्रण बोर्ड, इन दोनों को समाप्त भी कर दिया गया 1858 के अधिनियम के तहत। ये भी पेपर में पूछा गया है। 1858 में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त किया गया, कंपनी के शासन को समाप्त करने के साथ ही। भारत में राज्य सचिव के पद का सृजन हुआ। राज्य सचिव कौन है? ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य है, ब्रिटेन की संसद में बैठेगा, है ना, ये बात याद रखना है। भारतीय प्रशासन पर पूरे नियंत्रण की शक्ति दे दी गई, किसको? भारत सचिव को। अभी भी याद रखना, भारत पर उतना अच्छा शासन स्थापित करने का प्रयास नहीं है, क्योंकि भारत पर शासन का पूरा नियंत्रण दिया गया, भारतीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण उस व्यक्ति को दिया गया है जो 7 समुद्र पार बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको मिला हुआ है। ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य है। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया। 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया भारत सचिव के लिए। एक चीज और याद रखना, भारत सचिव का जो पद का सृजन हुआ, उसमें भारत सचिव को यह अधिकार भी मिला कि भारत सचिव का जो परिषद है वो भारत और इंग्लैंड दोनों में मुकदमा करने का उसको अधिकार है। भारत सचिव की परिषद है, उसको भारत के साथ साथ इंग्लैंड में भी मुकदमा करने का अधिकार है, सुनने का अधिकार है। मतलब ये था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार किया जाए। 1858 के बाद कौन सा अधिनियम आएगा? 144 28 भारत परिषद परिषद अधिनियम। अधिनियम 1861। ये क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें भी कुछ प्रावधान हुए होंगे। इसको भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है, 1861 के भारत परिषद अधिनियम को। इसमें क्या किया गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। भारतीय परिषद में कौन कौन शामिल हुए? भारतीय परिषद में आप देखेंगे तो इसमें बनारस के राजा शामिल होंगे, पटियाला के महाराजा शामिल होंगे, सर दिनकर राव शामिल होंगे। ये तीनों के तीनों जो लोग हैं एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में शामिल हुए। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, 3 लोग शामिल हुए। पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, है ना, ये 3 लोगों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया इनको। 1773 में याद करिए, 1773 में हमने क्या बताया था आपको? केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। प्रशासन के केंद्रीकरण की शुरुआत 1773 में हुई थी। 1861 में जाकर क्या किया गया? पलट दिया गया उसको फिर से। मतलब क्या था? यहां पर विकेंद्रीकरण की व्यवस्था शुरू होती है, विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। इस विकेंद्रीकरण की शुरुआत में क्या किया जाता है? बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब जैसे क्षेत्रों में विधान परिषद का गठन भी किया जाता है। ठीक है, 1773 के प्रावधान को यहाँ पे उल्टा गया है, पलट दिया गया है। साथ ही साथ बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन भी हुआ। एक चीज और याद रखना, 1858 में एक प्रणाली की शुरुआत होने वाली थी, एक प्रणाली की बात हुई थी, पोर्टफोलियो। 1858 की पोर्टफोलियो प्रणाली को 1861 में जाके मान्यता मिली। पोर्टफोलियो क्या भाई? वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दी गई। आज के समय में भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये प्रोसेस आप देखेंगे तो कहां से लिया जा सकता है? माना जा सकता है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। है ना भाई? तो ये ध्यान रखना। फिर अब देखो, जो भी काम किए जाएंगे ना, भारतीयों को खुश करने के लिए किए जाएंगे। 1857 की क्रांति दोबारा नहीं झेलनी है, झेलना ही नहीं भाई, ऐसा मौका ही नहीं आने देंगे। अब भारतीयों को खुश रखना है। 61 का भारत परिषद अधिनियम आता है, उसके बाद एक अधिनियम और लाया जाता है कुछ कमियों को पूरा करने के लिए, थोड़ा सा भारतीयों को खुश करने के लिए। नाम है उसका भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीयों को थोड़ा सा खुश करना है।
कैसे करेंगे खुश? देखो, उपद्रव जो यहाँ पे आंदोलन हो रहे थे ना, उसको थोड़ा शांत करना था। आंदोलन को शांत रखने के लिए इन्होंने एक मंच दे दिया भारतीयों को, भैया एक मंच मिल गया है, अब इस पे अपना खूब भाषणबाजी करो, अपनी बातों को इकट्ठा करो, एक सुर में बोलो, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। एक तो इन्होंने स्टेज पकड़ा दिया भारतीयों को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में 1885 में। 1892 में क्या किया गया? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। फिर केंद्रीय विधान परिषदों के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। साथ ही साथ सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। बजट पर बहस भी कर सकते थे, सरकार से प्रश्न भी पूछ सकते थे। ये वाली खुशी जाहिर हुई, खुश हुई है सब। निर्वाचन पद्धति भी शुरू हुई। निर्वाचन पद्धति जो शुरू हुई थी वो किसकी सिफारिश पर शुरू की गई? जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इनकी सिफारिश पर निर्वाचन पद्धति का शुरुआत हुआ। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। एक समिति का प्रावधान किया गया, भाई एक समिति के माध्यम से गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, साथ ही साथ परोक्ष रूप से चुनाव भी किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान लाया गया। उसके बाद एक अधिनियम आता है फिर से, भारत परिषद अधिनियम 1909 का। 1909 वाले में क्या होता है? इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत का वायसराय है लॉर्ड मिंटो, इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव है मार्ले। इन दोनों के ही नाम पर इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। 1909 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? भारतीयों को विधि निर्माण प्रशासन में प्रतिनिधित्व दिया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधायक शक्ति को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। 1892 में सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार था। एक बार बोल दिया यहाँ पर ये इतना पैसा कहाँ खर्च हुआ तो बता दिया यहाँ पे, फिर दोबारा उसी विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। वो वाला अधिकार मिल गया था 1892 में। लेकिन 1909 का अधिनियम जब आया तो इसमें जो पैसा खर्च हुआ, कहाँ पे खर्च हुआ तो उन्होंने बता दिया यहाँ पे। फिर पूछा गया कैसे कैसे खर्च हुआ, कितना कितना गया है, किसको कितना दिया गया, टेंडर कितने में पास हुआ, किसने टेंडर लिया था, कितने बेड लगाए गए, कितने स्कूल खोले गए, वगैरह वगैरह, वैसे करके पूरक प्रश्न पूछने और बजट की विवेचना करने का अधिकार मिला परिषद के सदस्यों को। साथ ही साथ सांप्रदायिक पंचायत के लिए अपने प्रसिद्ध रहा 1909 का अधिनियम। इसमें क्या किया गया? पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। एक सवाल आपसे पूछा जाता है, सांप्रदायिक पंचायत और आरक्षण में अंतर क्या है? सांप्रदायिक का मतलब है कि जिस जाति बिरादरी का या जिस धर्म का सदस्य चुनाव लड़ता है या उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, इसमें क्या किया गया? हाँ, सांप्रदायिक का मतलब है जिस जाति, जिस बिरादरी के, जिस धर्म का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसको उसी जाति बिरादरी के लोग, उसी धर्म के लोग वोट दे सकते हैं। अन्य लोग उसमें वोट नहीं दे सकते, उसे वोट नहीं दे सकते हैं। सांप्रदायिकता में ये मामला है। जाहिर सी बात है, जब वो व्यक्ति जिस जाति, जिस धर्म के लोगों का ही नेता बनेगा तो काम भी उन्हीं के लिए करेगा। बाकी उस क्षेत्र में रहने वाले जो अन्य जाति, जनजाति, अन्य जाति या समुदाय के लोग रहेंगे उनके लिए किसी भी प्रकार का काम नहीं होगा। आरक्षण में क्या है व्यवस्था कि चाहे जिस बिरादरी का व्यक्ति उम्मीदवार बन के आए, लेकिन उसको वोट देने वाले कौन होंगे? उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी मतदाता होंगे, सब लोग वोट देंगे। मतलब आरक्षण में चाहे जिस भी बिरादरी का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का नेता होगा, विकास का काम सबके लिए करेगा, है ना? ये अंतर है दोनों में, छोटा सा अंतर। इसमें क्या किया गया? हाँ, प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों को अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है 1909 के अधिनियम तहत। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। अब ये क्या है? इसे बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत होती है 1919 में।
मॉन्टेगो चमस्फोर्ड सुधार के अंतर्गत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। इसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस और किसको शामिल किया गया? यूरोपियों को भी शामिल किया गया। ये भी पूछा जाता है पेपर में, तो हमको याद रखना है किनको किनको इसमें शामिल किया गया है, विस्तार किया गया। तो इसमें सिख हैं, ईसाई हैं, एंग्लो इंडियंस हैं और कौन है? यूरोपीय हैं। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हुई। द्विसदनीय व्यवस्था और द्वैध शासन प्रणाली दोनों में अंतर है। केंद्र में द्विसदनीय केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई और प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। ठीक है, बात समझे? आज के समय में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। जी सर। द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई केंद्र में 1919 में और द्वैध शासन लाया गया किसमें? प्रांतों में। तो सर एक मिनट, हाँ स्टेट में एक ही सर मतलब विधानसभा रहती थी। हाँ, यही कंफ्यूजन था कि जो कहते हैं कि केंद्रीय विधानसभा वो दिल्ली की थी, स्टेट में भी एक एक विधानसभा रहती थी, यही सब। हाँ, लेकिन 1919 में केंद्र में द्विसदनीय का मतलब लोकसभा और राज्यसभा जैसी संस्थाएं बन गई, दो संस्थाएं हो गई। राज्यों में अभी भी एक ही संस्था द्वैध शासन यहाँ पे लागू हुआ है। लेकिन याद रखना, जो विषय रहे ना उनको केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया था। पहली बार 1919 के अधिनियम के तहत, मॉन्टेगो चमस्फोर्ड सुधार अधिनियम के तहत पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ। 1919 के अधिनियम के तहत ही उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। फिर इसके बाद आता है 1935 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान होंगे? संघात्मक सरकार की स्थापना, द्वैध शासन केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुद्रा और शाखा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ आरबीआई की स्थापना हुई। भाई एक बात याद रखना, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली 1935 में आई और प्रांतों में आया, प्रांतों में क्या आया? द्विसदनीय व्यवस्था। में आया प्रांत में जो द्वैध सर, शासन प्रांत में सब लाया गया था वो 1935 में केंद्र में लागू हुआ। आरक्षित और हस्तांतरित विषय बनाए गए। आरक्षित और हस्तांतरित विषय का मतलब है, देखो आरक्षित विषय कौन से हो सकते हैं? जो माल पानी वाले होंगे, जो कमाऊ पोस्ट होगी, वो सब अपने पास उन लोगों ने रखा। बाकी जो विकास का मामला रहा वो सारा कुछ दे दिया भारतीयों को। कमाने की जितनी भी डिपार्टमेंट कमाने वाले रहे वो सारे के सारे डिपार्टमेंट, राजस्व का मामला, पुलिस वाला मामला, फोर्स का मामला, विदेशी मामला, वित्तीय मामला, सारा मामला अपने पास इन्होंने रखा। वो आरक्षित विषय में चला गया। हस्तांतरित में आया शिक्षा का मामला, सड़क सुरक्षा का मामला, ऐसे मामले, सिंचाई वाला मामला, ये सब दे दिया भारतीयों को, भैया तुम संभालो। जब पैसा नहीं रहेगा तो संभालेगा कहां से भाई कोई? पैसा तो सब तुम लोगों ने ले लिए। तो ऐसा किया गया था। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया 1935 के अधिनियम के तहत ही, लेकिन 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। सिंध और उड़ीसा का इस समय निर्माण किया गया। कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था भी की गई थी। कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था। स्क्रीन सर नहीं दिखाई दे रहा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये क्या है भाई? 1947। इसमें क्या किया गया? देश को स्वतंत्रता मिली हुई है इस समय, ठीक है। इस अधिनियम की शुरुआत होती है 1947, स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें क्या किया गया? इसकी शुरुआत होती है फरवरी 1947 में। तारीख भी लिखना चाहते हैं तो 20 फरवरी है। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक घोषणा के साथ ही इस अधिनियम की शुरुआत होती है। एटली की घोषणा जिसको बोलते हैं, एटली की घोषणा से 1947 के अधिनियम की शुरुआत होती है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की शुरुआत होती है। इसी के तहत माउंटबेटन योजना लाई गई। माउंटबेटन योजना हमको याद रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित है भाई? वो संबंधित है भारत विभाजन से संबंधित है, ठीक है। ओके, आप लोग ये लिख लीजिएगा,
जो 1935 के अधिनियम में कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी, उनके नाम क्या क्या रहे? द्विसदनीय, एक मिनट रुकिए भाई, द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य। छह राज्यों में हुआ है, याद रखना, 11 में से 6 राज्यों में यह प्रावधान किया गया। ठीक है, लिख लीजिए कौन कौन से इसमें। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको बोलते हैं, और एक है आसाम। इन सब में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। द्विसदनीय मतलब विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, इसी में संघ लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हुई, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हुई, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम के तहत ही। ठीक है ना। रेलवे के प्रशासन के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी स्थापना हुई इसी अधिनियम के तहत। और कैग जो है ना, कैग का प्रावधान भी 1935 के अधिनियम में ही किया गया था। ठीक है, 1947 का पढ़ रहे थे हम सब अधिनियम। क्लेमेंट एटली की घोषणा के साथ ही इसकी शुरुआत होती है। इसमें माउंटबेटन योजना लाई जाती है जो भारत विभाजन से संबंधित रही। भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त करके 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य भारत को घोषित कर दिया गया। वायसराय का पद खत्म हुआ। भारत पाकिस्तान के लिए गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ। भारत पाकिस्तान के लिए 2 संविधान सभाओं का भी गठन किया गया इसी अधिनियम के तहत। ब्रिटेन में भारत सचिव का भी पद खत्म। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति हो गई। साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्र समझौता जो हुआ था वो भी खत्म कर दिया। आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंध पर जो ब्रिटिश हस्तक्षेप था उसको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ठीक है, ये अपने भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया रही है वो है पूरी की पूरी संवैधानिक विकास। ठीक है ना।